मैं स्कूल आई तो माधुरी गेट पर ही मिल गई। वो एक लड़के से हंस हंसकर बातें कर रही थी। मेरे संस्कार ही ऐसे थे कि मैं जिस किसी स्त्री पुरुष लड़का लड़की को हंसते बोलते देखती तो मैं उनके संबंधों को लेकर सशंकित हो उठती। मेरा सोचने का नजरिया ही बदल गया था। हालांकि पहले मैं ऐसी नहीं थी। तभी मैंने देखा वो लड़का कोई और नहीं बल्कि किशोर है, जो बातें करते करते माधुरी का हाथ थाम लेता है। मैं उन्हें नजदीक आते ही चहक पड़ी। हेलो माधुरी, कैसी हो? निकिता से माधुरी मेरे गाल पर एक प्यार भरी चपत लगाते हुए बोली। जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तभी तू मेरे घर आती है। ये किशोर है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। माधुरी ने किशारे की ओर इशारा करते हुए कहा। तो मैं हंसने लगी। क्या किशोर को मैं नहीं जानती कि तू परिचय करवा रही है? हाँ, किशोर तेरा बेस्ट फ्रेंड है, यह मुझे मालूम नहीं था। मैं ये कहते कहते चुप लगा गई। किशोर मुझे ही एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में शरारत थी। तभी वह आंख नचाते हुए बोला, माधुरी, तुम्हारी यह सहेली तो बड़ी ही सुंदर और स्मार्ट है। क्या माधुरी बदसूरत है? मैंने व्यंग्य किया तो किशोर माधुरी की ओर से देखकर बोला, माधुरी, बुरा न मानना, तुम्हारी सहेली हम दोनों में गैप डलवाना चाहती है। किशोर के यह कहते ही माधुरी हंसने लगी। मैं भी बिना हंसे न रह सकी। शाम के 4 बजे मैं माधुरी को ढूंढने लगी। वह 3 बजे से ही क्लास से गायब थी। किशोर भी कहीं दिख नहीं रहा था। मैंने माधुरी की सहेली मीना से पूछा। उसने मुस्कुराते हुए ही कहा कि वो स्कूल के पिछवाड़े वाले बाग में गई होगी। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। 4:30 बजने वाले हैं। वो इस समय उधर क्या करने गई है? उधर का इलाका तो जंगलों का है। वो होश में तो है। नहीं चाहते हुए भी मैं स्कूल के पिछवाड़े की ओर बढ़ गई। हालांकि उधर जाना एक लड़की के लिए खतरे से खाली नहीं था। अभी पिछले महीने से ही तो एक स्कूल की लड़की की लाश बाग में मिली थी। कुछ दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी है थी। मुझे काफी डर भी लग रहा था। फिर भी मैं दबे पांव झाड़ियों के बीच से होते हुए बाग में पहुंच गई। तभी मैंने एक घने पेड़ की ओट में खड़े माधुरी और किशोर को देखा। मेरे तो होश ही उड़ गए। माधुरी यहाँ किशोर के साथ क्या करने आई है? मुझे कुछ गड़बड़ लगा तो मैं सधे पांवों से एक दूसरे पेड़ की ओर बढ़ गई। मैं उस पेड़ की ओट में आकर खड़ी हुई तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने देखा माधुरी ने अपनी पैंट एक तरफ खोलकर रख दी थी और किशोर ने भी अपनी पैंट उतार दी थी। वे एक दूसरे की बाहों में ऐसे समाये हुए थे जैसे बहुत दिनों के बाद मिले हों या ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपके हुए हों। फिर तभी मैंने जो दृश्य देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं चुपचाप पेड़ के सहारे खड़ी उनकी यौन क्रीड़ा देखती रही। जब वे झाड़ी की ओर बढ़े तो मैं भी पेड़ों की ओर से होते हुए झाड़ी की ओर बढ़ गई। वे तेज तेज कदमों से चल रहे थे, आगे पीछे कुछ भी नहीं देख रहे थे। जब वे झाड़ी को पार कर स्कूल के ग्राउंड की ओर बढ़े तो माधुरी की आवाज सुनाई दी, किशोर तुम पहले जाओ, हम दोनों साथ साथ जाएंगे तो कोई शक कर सकता है। माधुरी यह कहकर इधर ही खड़ी हो गई। किशोर चला गया। किशोर के जाते ही मैं तेज कदमों से आगे बढ़ गई। मैं माधुरी को पकड़ लेना चाहती थी और उससे यह पूछना चाहती थी कि माधुरी तू किस मजबूरी में किशोर के साथ यह खेल खेल रही है? आखिर मैंने माधुरी को पकड़ ही लिया। वो मेरे तेज तेज कदमों की आवाज सुनकर ऐसे चौंक कर मुड़ी जैसे किसी हिरण पर शेर ने अचानक ही हमला बोल दिया हो और वह संभलते संभलते गिर गया हो। माधुरी मुझे वहां देखकर हैरान ही नहीं थी बल्कि काफी डरी हुई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू तो मेरी सहेली है, कोई अपनी सहेली को देखकर ऐसे डरती है? मैं तो इधर तुमको ढूंढती हुई चली आई थी। अब बता, तू इधर क्या करने आई थी? माधुरी एक काफी सुलझी हुई लड़की थी। वो इतना तो जान ही गई कि मैंने सब कुछ देख लिया है। वो कोई बहाना न करते हुए बोली, मैं क्या करूं काजोल? जैसे कोई युवक हस्तमैथुन का आदी हो जाता है वैसे ही मैं भी मर्दानी बाहों के स्पर्श की आदी हो गई हूँ। मैं चौंक गई। तू ये क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ। एक शाम को मैं किशोर के साथ स्कूल के गेट से बाहर हुई तो वह बोला, चलो आज स्कूल के पिछवाड़े वाले बाग में चलते हैं। मैं तैयार हो गई। हम बाग में पहुंचे तो किशोर ने अचानक ही मजाक मजाक में मेरी छाती पर हाथ फेर दिया। मैं सच कह रही हूँ, मेरे रोम रोम खड़े हो गए, पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई। किशोर ने एक कुशल खिलाड़ी की तरह फिर दोबारा मेरे पास आकर मेरे कंधे को सहला दिया। पुरुष की बाहों का पहला पहला स्पर्श एक स्त्री के लिए कितना अलौकिक, कितना आनंदमय और कितना सुखद होता है, इसकी अनुभूति मुझे उस दिन ही हुई। अब मैं भी किशोर के शरीर पर हाथ फेरने लगी।
स्त्री बाहों के स्पर्श से वह भी पहली बार ही परिचित हुआ था। हम एक दूसरे को स्पर्श करते करते इतने उत्तेजित हो उठे कि हम कब निर्वस्त्र हो गए होश ही न रहा। हम एक दूसरे की बाहों में समाहित होने के लिए इस कदर उतावले हो उठे जैसे छूट रही ट्रेन को पकड़ने के लिए यात्री उतावले रहते हैं। फिर क्षण भर में ही वो सब हो गया जिसके लिए हम एक दूसरे को सहला रहे थे, आंखों में आंखें डाले देख रहे थे और बाहों में आने के लिए बेचैन हो रहे थे। जाने क्यों सहवास के बाद मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ, लेकिन मैं अगले दिन खुद ब खुद ही किशोर के पास पहुंच गई। वह भी मेरा ही इंतजार कर रहा था। इस तरह मैं रोज ही इसे न दोहराने का संकल्प लेती हूँ और दूसरे दिन स्वतः ही किशोर के साथ बाग की ओर बढ़ जाती हूँ। यह मर्दानी बाहों के स्पर्श का ही जादू है जो चाहकर भी मैं या किशोर स्वयं को रोक नहीं पाते हैं। हमें इसका चस्का लग गया है। काजोल, हमारे इन संबंधों का जिक्र तुम किसी से भी न करना। समझ लो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं है। मैं धीरे से मुस्कराई, फिर उसकी बाह पकड़कर ग्राउंड की ओर बढ़ गई। जब हम ग्राउंड के बीचों बीच मैं बोली, मैं किसी से भी नहीं कहूंगी। मैं तेरी सहेली हूँ। तू तो अभी बहुत ही छोटी है। दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों वाले होकर भी तुमसे भी गई गुजरी हरकतें करते हैं। जब उन्हें कोई कुछ नहीं कहता तो तुझे कैसे कुछ कह सकता है। मैं ये कहकर घर की ओर जाने लगी तो माधुरी बोली, मेरी दीदी की शादी परसों है, तुम्हें जरूर आना है। मैं मुड़कर बोली, अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। इतनी अच्छी खबर तू अब तक छिपाए बैठी थी। मैं जरूर आऊंगी। लेकिन माधुरी, तुझे या किशोर को इसकी प्रेरणा किससे मिली? मैं जानने के लिए उतावली हो उठी। अपने अपने माता पिता से, माधुरी यह कहकर सड़क की ओर बढ़ गई। मैं हैरान परेशान शाम के 6 बजे लौटी तो मम्मी आ गई थी और पापा फिर टूर पर चले गए थे। मैं मम्मी से मिलकर अपने कमरे में आ गई। मम्मी कहीं जाने की तैयारी में थी। उसने मेरे कमरे में आकर बोली, फ्रिज में खाना रखा हुआ है, जब भूख लगे तो निकाल कर खा लेना, और हाँ, मेरा इंतजार न करना। यह कहकर मम्मी चली गई। मैंने उससे यह भी नहीं पूछा कि वह पूरी रात अकेली कहाँ रहेगी, क्योंकि मुझे पता था कि वह पूरी रात वेदांत अंकल के यहाँ रहेगी। वह वेदांत अंकल से अपने संबंधों को मुझ पर जाहिर नहीं होने देना चाहती थी, जबकि मुझे सब कुछ पता था। मैं मम्मी के जाते ही विचारों में खो गई। बाहों का स्पर्श क्या इतना आनंददायक होता है कि उसके बिना माधुरी जी नहीं सकती है। मम्मी मुझे अकेली छोड़कर वेदांत अंकल की बाहों के स्पर्श का मजा लूटने चली गई। रवीना पापा के बिना नहीं रह पाती। क्या आइसक्रीम और बर्फी से ज्यादा स्वाद साथ साथ सोने में होता है? मैं नहीं मानती, ये सब झूठ है। जीवन के सारे सुखों से भी बढ़कर जिस्मानी सुख भला कैसे हो सकता है? मैं ये सोचते सोचते झपकी लेने लगी तो मुझे अचानक ही याद आया कि मुझे तो अभी खाना भी खाना है। मैंने उठकर फ्रिज खोला, खाना निकाला। भूख तो उतनी थी नहीं। एक आध रोटी खाने के बाद थाली एक तरफ सरका कर बिना हाथ धोए ही बिस्तर पर निढाल पड़ गई।